आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही अहम मोड़ पर नजर डालने वाले हैं। एक ऐसा दौर जिसने देश के व्यापार की दिशा ही बदल दी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में थे भारत के बंदरगाह। देखिए, किसी भी देश की आर्थिक तरक्की की कहानी ना अक्सर उसके बंदरगाहों में ही लिखी जाती है। ये सिर्फ सामान उतारने चढ़ाने की जगह नहीं होती, ये तो विकास के कह सकते हैं कि दरवाजे होते हैं। जरा भारत के विशाल समुद्री तट की कल्पना कीजिए, करीब करीब 6000 किलोमीटर लंबा। उस दौर में इसी तट पर 11 बड़े और 163 छोटे बंदरगाहों का एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। यही नेटवर्क देश के व्यापार की जीवन रेखा था, इसकी जान था। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये बंदरगाह देश की आर्थिक सेहत के लिए इतने जरूरी, इतने अहम आखिर थे क्यों। ये एक आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 93%। भारत का लगभग सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो इन्हीं बंदरगाहों से होता था। मतलब देश में जो कुछ भी आ रहा था या देश से जो कुछ भी बाहर जा रहा था, उसका रास्ता यही समंदर था। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि ये बंदरगाह अर्थव्यवस्था के शरीर की धमनियां हैं। जब इन धमनियों में खून का बहाव एकदम सही रहता है, बिना किसी रुकावट के, तो पूरा शरीर, मतलब कि पूरा देश स्वस्थ रहता है और तरक्की करता है। पर कहानी में एक मोड़ आने वाला था। ये जो इतना मजबूत सिस्टम था ना, वो अब टूटने की कगार पर पहुंच रहा था। तो हम धमनियों की बात कर रहे थे, राइट? 1990 के दशक के आखिर तक ये धमनियां बुरी तरह से जाम होने लगी थीं और ये पूरे आर्थिक शरीर के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। और मजे की बात ये थी कि ये समस्या असल में कामयाबी की वजह से पैदा हुई थी। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी, उसके बंदरगाहों पर ट्रैफिक का दबाव किसी सुनामी की तरह आ पड़ा। हमारा जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इस जबरदस्त उछाल को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देते हैं। 1984-85 में बंदरगाह अपनी 81% क्षमता पर काम कर रहे थे, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन सिर्फ एक दशक बाद देखिए, ये आंकड़ा 105% पर पहुंच गया और 1997-98 तक तो हालत और खराब हो गई, 116% के खतरनाक लेवल पर। 116%। इसको आसान भाषा में समझें तो हमारे बंदरगाहों पर उनकी कुल क्षमता से भी 16% ज्यादा बोझ डाला जा रहा था। मतलब सिस्टम अपनी हद से कहीं आगे जाकर काम कर रहा था। तो इस जबरदस्त दबाव का नतीजा क्या निकला? इसकी असल कीमत क्या चुकानी पड़ी? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो 116% का आंकड़ा है, ये जमीनी हकीकत में कैसा दिखता था? ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। इसका मतलब था समुंदर में जहाज़ों की लंबी लंबी कतारें, हर काम में देरी और चारों तरफ बस इंतजार और परेशानी। और ये चार्ट तो देखिए, ये समस्या की जड़ को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। किसी भी जहाज़ का बंदरगाह पर जो कुल समय लगता है, जिसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, उसका 40% हिस्सा तो सिर्फ इस इंतजार में निकल जाता था कि उसे किनारे लगने की जगह कब मिलेगी। ये एक बहुत बड़े बॉटलनेक का साफ संकेत था। अगर इस समस्या की गंभीरता को और समझना है तो ये तुलना देखिए। भारतीय बंदरगाहों पर एक जहाज का औसत टर्न अराउंड टाइम था 8.5 दिन, जबकि दुनिया भर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिर्फ 2 दिन का था। ये इतनी बड़ी अकुशलता थी जिसकी देश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। कितनी भारी? तो सुनिए, 1994 में वर्ल्ड बैंक का अनुमान था कि बंदरगाहों की इन खामियों की वजह से भारत को हर साल 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा था। ये एक चौंका देने वाली रकम थी, वो भी उस जमाने में। तो अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि इस राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए एक बहुत बड़ी और हिम्मत वाली योजना की जरूरत थी। देखिए, समस्या इतनी बड़ी थी ना कि छोटे मोटे ऊपर ऊपर के सुधारों से काम नहीं चलने वाला था। जरूरत थी बंदरगाहों को चलाने के पूरे तरीके को जड़ से बदलने की, एक बिल्कुल नई सोच की। तो इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक नई रणनीति लेकर आई, जिसका मुख्य फोकस था प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। इसे हकीकत बनाने के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए। पहला, प्राइवेट कंपनियों को निवेश और संचालन के लिए बुलाना। दूसरा, पुराने पोर्ट ट्रस्टों को मॉडर्न कंपनियों की तरह बनाना। और तीसरा, सरकारी और निजी कंपनियों के बीच पार्टनरशिप यानी जॉइंट वेंचर्स को बढ़ावा देना। इस प्राइवेट निवेश को लाने के लिए एक खास मॉडल का बहुत इस्तेमाल हुआ, BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, या कह लीजिए बनाओ, चलाओ और सौंप दो।
मतलब एक प्राइवेट कंपनी पैसा लगाकर कोई सुविधा बनाएगी, उसे कुछ साल तक चलाकर अपना मुनाफा कमाएगी और फिर उसे सरकार को वापस सौंप देगी। इस नई नीति के तहत प्राइवेट कंपनियों के लिए कई दरवाजे खोले गए, जैसे कि नए कंटेनर टर्मिनल बनाना, बंदरगाह के उपकरण किराए पर देना और ड्रेजिंग यानी समुद्र की गहराई बनाए रखने जैसी जरूरी सेवाएं भी इसमें शामिल थीं। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिर में देखते हैं कि ये लक्ष्य कितने बड़े थे और भविष्य के लिए इनके क्या मायने थे। ये योजना सच में बहुत बड़ी थी। लक्ष्य रखा गया था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना तक बंदरगाहों की क्षमता को लगभग दोगुना करके 424 मिलियन टन तक ले जाया जाएगा। जितनी बड़ी समस्या थी, समाधान भी उतना ही बड़ा सोचा गया था। तो ये था वो ब्लूप्रिंट जो आज से 2 दशक से भी पहले तैयार किया गया था। सवाल ये उठता है कि संकट के उस दौर में शुरू हुई आधुनिकीकरण की ये यात्रा आखिर कैसी रही, और क्या आज भारत के बंदरगाह आने वाले कल की चुनौतियों के लिए वाकई तैयार हैं?